रॉबी हाँफते हाँफते पीछे देखता है कि डाइनी ठीक उसके पीछे खड़ी है। डाइनी अपना बड़ा मुंह खोलकर एक भयंकर हंसी के साथ बोलती है, अब तेरी बारी है। सुबह की हल्की धुंध। चंदनपुर गांव के पास शमशान से लगा एक बड़ा बांस का बगीचा। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है। दूर से माया और छोटी बच्ची सुधा पैदल आ रही हैं। सुधा के हाथ में एक छोटी मिट्टी की मटकी है। अचानक उन्होंने देखा कि बगीचे के पास जमीन पर दो नौजवान बेहोश पड़े हैं। ओ माँ, देख तो सुधा, इस कड़कती ठंड में ये दो लड़के यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं? ठीक तभी बांस के बगीचे के अंदर से एक आदमी निकल कर आया। अरे, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो तो सही, ये दो लड़के यहाँ बेहोश पड़े हैं। सुधीर तुरंत उनके पास जाकर झुकता है। इधर रवि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। बेटा, तुम लोग कौन हो और इस चंदनपुर के शमशान में कैसे आए? हम लोग कल रात इसी रास्ते से जा रहे थे। वो दाहिनी पराठा। अरे बेटा, इस रास्ते पर तो पिछले 20 साल से कोई दुकान ही नहीं है। तभी माहिम के पॉकेट से गिरता है वो लाल पराठा, जो देखने में अब किसी इंसान की सूखी उंगली जैसा लग रहा है। बचाओ, हमें बचाओ काका, बचाओ। वो हमें मार डालेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अरे शांत हो जाओ बेटा, कौन मारेगा? यहाँ तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। ठीक तभी एक सूखा बांस मर करके टूटकर रवि और महिम के पास गिरता है। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम लोग किसी बड़े जाल में फंस गए। चलो इस गांव के तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं, वही अब सहारा है। माया, तू सुधा को लेकर घर जा। सुधीर आगे चल रहा है, बाकी सब खामोशी से उसके पीछे कदम बढ़ा रहे हैं। बांस के बागान के उस पतले अंधेरे रास्ते में ऐसी खामोशी है जैसे जंगल के अंदर के सारे शब्द अचानक मर गए हों। उनके ठीक पीछे कोहरे की चादर चीरकर धीरे धीरे जन्म ले रही है एक भयानक काली परछाई, मानो कोई अजनबी जानवर हो। पर वो क्या है ठीक से समझ नहीं आ रहा। कभी लंबा हो रहा है तो कभी सिकुड़ रहा है, जैसे कोई दहशतनाक दानव अपना शरीर खींच कर आगे बढ़ रहा हो। सबकी नजरों से दूर वो ठीक सुधीर के पीछे पीछे चल रहा है। कभी बहुत करीब आकर रुक जाता है। कोहरे के बीच ऐसा लगता है मानो वो अपना सर उठाकर खड़ा हो रहा हो, और एक अनदेखी सांस उनकी गर्दन पर महसूस हो रही है, पर किसी को पता नहीं चल रहा। बस बांस के पत्तों के बीच से हवा का एक झोंका सरसराते हुए निकल जाता है। तांत्रिक की डेरा के सामने पहुंचते ही दिखता है तांत्रिक बाबा घर के बाहर आग के सामने बैठे हैं। सुधीर के कुछ बोलने से पहले ही तांत्रिक गंभीर आवाज में बोल उठते हैं। सुधीर, क्या तू नहीं जानता, ऐसी चीजों को कभी गांव की सीमा में लाना नहीं चाहिए। तू तो यमराज को अपने कंधे पर बिठाकर ले आया है। ये तूने क्या किया? सुधीर कुछ बोलने ही वाला था कि तांत्रिक उसे रोक देते हैं। रवि और माहिम उस वक्त मूर्ति की तरह स्थिर बैठे हैं। उनकी आंखों की पुतलियां तक नहीं हिल रही हैं। ये दोनों मेरे पास रहीं। तू अभी घर जा, मैं देखता हूँ इन्हें क्या हुआ है। वक्त बदला और अब शाम हो चुकी है। सुधीर अपने घर के आंगन में अकेला बैठा है। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही हैं।
कोहरा फिर से गहरा होने लगा है। कोहरे के बीच से एक साया आगे बढ़ता है। सुधीर को लगा तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। उनके हाथ में वही उनकी पुरानी लाठी है। आइए तांत्रिक बाबा, उन लड़कों का क्या हुआ? तांत्रिक कुछ नहीं बोलते, बस एकटक उसे देखते रहते हैं। आग की रोशनी में दिखता है कि तांत्रिक की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही। सुधीर जैसे ही उनके चेहरे की तरफ देखता है, वो डर की मारी चीख उठता है। बचाइए, बचाइए, भूत, भूत, अरे भूत, बचाइए। क्यों रे सुधीर? तुझे तो ढूंढ रही थी। छद्मावेशी तांत्रिक की वो भयानक हंसी सुनकर सुधीर अचानक से सीना तान कर खड़ा हो जाता है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक नई जिद है। हांसी बंद कर दाइनी। क्या तुझे लगा मुझे कुछ नहीं पता? तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी असलियत तो उस बांस के बगान में, उस पुरानी हंडी में दबी पड़ी है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। डाइनी की हंसी उसके मुंह में ही दब जाती है। उसकी आंखों की रोशनी अचानक बुझकर काली हो जाती है। वो तड़पते हुए दर्द भरी आवाज में बोल उठती है, सुधीर, तुझे ये कैसे पता चला? तू भूल गई दाइनी, जिसे तू चंदनपुर समझकर अपना डेरा जमा रही थी, ये वो चंदनपुर नहीं है। तू सीमा पार करके दूसरे गांव में आ गई है। यहाँ तेरी कोई शैतानी जादूगरी नहीं चलेगी। डाइनी अब अपने असली डरावने रूप में आ जाती है। लंबे बाल, सफेद चमड़ी और नुकीले नाखून। वो सुधीर पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन एक अनदेखी शक्ति उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सुधीर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। डाइनी चीखते हुए आसमान में गायब होने से पहले एक आखिरी बात कह जाती है, अगर ये चंदनपुर नहीं है तो रवि और माहिम कहाँ है? वो तो असली चंदनपुर में फंसे हुए हैं। सुधीर, डरो मत, मैं आ गया हूँ। वो मनहूस शैतान पिशाच अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे आते ही देखा ना कैसे पल भर में आसमान में गायब हो गई। उसके पास चाहे जितनी भी शक्ति हो, मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। तांत्रिक बाबा, मैंने जो देखा है वो बयान नहीं कर सकता। वो पिशाचनी बिल्कुल आपका रूप धर कर आई थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, उसके माया जाल में फंस गया था। अगर आप नहीं आते तो आज हम नहीं बचते। लेकिन रवि और महीम कहाँ हैं? वो डाइनी कुछ अजीब बातें कह रही थी। अगर ये असली चंदनपुर नहीं है तो वहां उन दोनों का क्या हाल होगा? सुधा, बेटा बाहर आ। कहाँ चली गई रे तू? वो डाइनी, वो पिशाचिनी मेरी बेटी को उठा कर ले गई। मेरी सुधा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, उसे वापस कर दो। कोई तो उसे वापस ले आओ। सुधा बेटा, तू कहाँ है? मुझे छोड़कर मत जा माँ। माया, अपने आप को संभालो। ये रोना, ये डर, ये सब उस पिशाचिनी का बनाया हुआ माया जाल है। वो तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहती है, तुम्हें कमजोर कर रही है। लेकिन मेरे होते हुए उसकी माया नहीं चलेगी। माँ, मुझे बचाओ। यहाँ बहुत अंधेरा है माँ, मुझे यहाँ से ले जाओ ना। मुझे बचाओ, वो आ रही है माँ। मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। सुधा बेटा, तू कहाँ है रे? मुझे छोड़कर मत जा माँ। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कहानी कैसी लगी?
कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है और अगर आपको हमारी दोस्ती की कहानियाँ पसंद हैं तो साथ बने रहने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे नए वीडियो बनाने का साहस देता है। अच्छा देखना, स्वस्थ रहना, जल्द ही नई कहानी के साथ मिलते हैं। टाटा।